नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग आज चर्चा करेंगे अनलॉक 4 की। देश अब अनलॉक के चौथे चरण में जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से खुलने का ये चौथा चरण है जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसके लिए दिशा निर्देश आ चुके हैं। जो दिशा निर्देश हैं उनमें से कुछ अहम ये हैं कि देश भर में अब 7 सितंबर से मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा रही है तमाम एहतियात के साथ। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर भी खुलेंगे। एक से दूसरे राज्य जाने या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर अब रोक नहीं है। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे। 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं है। तो ये कुछ मोटी बातें हैं जो अनलॉक 4 के दौरान लागू रहेंगी। लेकिन जब हम अनलॉक की प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं, यानी कि आर्थिक गतिविधियां खुल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना संक्रमण घट गया हो और सब कुछ ठीक है, बल्कि चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण में और भी तेजी देखी जा रही है। पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देख लीजिए। पिछले 10 दिनों से कोविड-19 के जो आंकड़े आए हैं वो चिंताजनक हैं। न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि 20 में से 10 बड़े राज्यों में दोबारा कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं साफ, रोजाना आने वाले नए मामलों में इजाफा तो हुआ ही है, साथ साथ पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण की दर भी बढ़ रही है और ये एक चुनौती बनी रहेगी। आर्थिक गतिविधियों को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए ये तर्क भी सही है कि अनिश्चित काल के लिए तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद तो नहीं रखी जा सकती। पहले ही रेस्टोरेंट्स बड़ी तादाद में नुकसान के बाद बंद हुए हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है। इवेंट्स की जगह वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। यानी चुनौतियां ये भी हैं और चुनौतियां काफी बड़ी हैं। हमारे साथ यहां पर एक पैनल मौजूद है जो अलग अलग क्षेत्रों से भी जुड़ा है और जानकार है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें जोरावर कालरा है जो सदस्य हैं मैनेजिंग कमेटी NRAI के, यानी कि जो रेस्टोरेंट उद्योग है पूरा, उस सेक्टर की क्या चिंताएं हैं इनसे जानेंगे। शामिका रवि हमारे साथ हैं, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ब्रुकिंग्स इंडिया। राजीव जैन डायरेक्टर हैं राशि एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इवेंट्स कंपनी। जो एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं उन पर क्या असर पड़ा और कैसे वो इससे उबर पा रही हैं। चिराग सेठी उपाध्यक्ष हैं दिल्ली जिम एसोसिएशन के। डॉक्टर राजेश पारिक हैं, सहलेखक हैं द कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक और डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जस्ट लोक अस्पताल मुंबई के। सबसे पहले डॉक्टर राजेश पारिक, डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे ये शुरुआत करना चाहती हूं कि अभी जो मैंने ये आप आंकड़े बताए और हम सब लोग इस पर खबर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े गए हैं। उसमें 79,000 नए केसेस जो हैं वो जुड़े हैं कोविड-19 की टैली में और ये एक दिन में सबसे बड़ा उछाल माना जाता है। सर्ज है सबसे ज्यादा जो किसी भी देश में देखा गया है। ये कितनी बड़ी चुनौती इस समय है जब अनलॉक की स्थिति में हम हैं, अनलॉक 4 और तमाम चीजें अब खुल रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि लोगों में एहतियात भी इस मामले में कम है, क्योंकि जब गतिविधियां शुरू होती हैं तो ऐसा मान रहे हैं लोग कि अब चीजें सामान्य, एक एहसास ये हो रहा है। क्या ये एक बड़ा खतरा है? जी, ये बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन आपने पहले ही बताया था कि हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अनलॉक हो जाता है तो ये समझ है कि अभी कोई खतरा नहीं है, वो सावधान नहीं रहते हैं, वो बाहर जाने लगते हैं भीड़ में और फिर जो बीमारी है वो तो बढ़ सकती है। ये हमने कई देशों में देखा है कि अनलॉक होने के बाद बीमारी बढ़ गई है। और अभी आपने जैसे बताया कि दुनिया से सबसे ज्यादा नंबर एक दिन का अभी तक पूरे कोविड-19 में हमारे देश में कल हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर डॉक्टर की दिशा से हम लोग देखेंगे तो अलग रहता है। कोविड-19 अभी एक बीमारी ही नहीं, मेडिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल क्राइसिस है
और ये सब देख के ही गवर्नमेंट ने निर्णय लिया होगा अनलॉक का, लेकिन हम लोग को सब सावधान रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमारी सावधानी अपनी जगह पर बनी रहनी चाहिए। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, शायद इंटरनेट कनेक्शन की समस्या है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी क्योंकि कई और बातें आपसे समझने के लिए हैं। शमिका रवि, हम लोग जो अनलॉक 4 में इस वक्त जा रहे हैं, ये तर्क दुरुस्त है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बुरी हालत में है और हम लगातार तमाम आर्थिक गतिविधियों को बंद नहीं रख सकते, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि संक्रमण में बड़ी तेजी आई है और नए रिकॉर्ड्स बने हैं। एक सिंगल डे में जितने केसेस सामने आए हैं उसमें अर्थव्यवस्था जो बुरे हाल में है और बुरे दौर से गुजर रही है, तमाम गतिविधियों को बंद होने से। सही माने में इस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आपका क्या आकलन है? किस तरह के रिवाइवल की जरूरत है और इसके लिए क्या नीड है? क्योंकि रेस्टोरेंट्स देख लें, हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम आगे बात करेंगे, ट्रैवल इंडस्ट्री देख लें, तमाम चीजों जो ये सेक्टर्स हैं ये बुरे हाल में हैं। बिल्कुल नगमा, अगर आप डेटा देखें रिक्रिएशन और रिटेल, जिसमें रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह आते हैं, तो गूगल का डेटा हम लोगों ने स्टडी किया था, उसमें ये आया है कि जबकि यूरोप के जो मेन कंट्रीज जहाँ पे ये संक्रमण ज्यादा था, वहां पे अभी भी रिटेल रिक्रिएशन सेक्टर करीब 30% डाउन है। हमारे यहाँ जबकि केस फैटालिटी रेट कम है, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल उसका प्रेवलेंस देखें फिर भी कम है, क्योंकि ओवरऑल तो पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। उसके बावजूद हमारे यहाँ रिटेल और रिक्रिएशन सेक्टर करीब 50% डाउन है अगर आप गूगल डेटा देखें। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि रिकवरी रेट भी काफी हाई है इंडिया में और डेथ रेट कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, फिर भी लोगों में डर बहुत है। और मेरे ख्याल से डर इसीलिए ज्यादा है और पैनिक इसीलिए है क्योंकि लोगों को ये समझ तो है और सबको शायद ये अच्छी तरह से समझ है कि इकोनॉमिक रिकवरी बिना हेल्थ रिकवरी का नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम लोग टेस्टिंग और रैंप अप नहीं करते हैं ओपनली, ये इजीली एक्सेसिबल टेस्टिंग नहीं है, और सरकार और मुझे लगता है मीडिया भी लोगों को क्लियर ये इंफॉर्मेशन लोकलाइज लेवल पे बताए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, अभी लोकल लेवल पे स्टेटस रिपोर्ट क्या है, तब तक ये डर तो रहेगा। तो आई थिंक ये दोनों चीजें जो है हेल्थ और इकोनॉमी साथ। पर शमिका, एक उल्टी चीज भी नजर आ रही है। हम डर की बात कर रहे हैं, कुछ सेक्शन में तो डर है, लेकिन जब हम अनलॉक के स्टेज में हैं तो शायद एक वजह संक्रमण के बढ़ने की कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि हमारे में एक तरह से कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, हम बेफिक्री आ गई है, हम चिंता मुक्त बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं कि अब क्या मास्क लगाए रहना है या क्या सोशल डिस्टेंसिंग करना है। और ये बाजारों में और जो जगह खुली हैं जहां रिटेल गतिविधियां हैं वहां पे नजर आता है कि अब जो आपके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाट लोकल मार्केट्स जो होते हैं वो भी, उनको भी इजाजत दी जा रही है ट्रायल के तौर पे, तो इन जगहों पे उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती और इन सब चीजों को देखते हुए एक निश्चिंतता भी बढ़ रही है और ये भी वजह हो सकती है कि इन्फेक्शन, संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीनों का डेटा देखती हैं नगमा, तो ये दिखेगा कि जिस रेट से ये संक्रमण बढ़ रहा है, देखिए ये इन्फेक्शन ऐसा है कि पूरा पॉपुलेशन हमारा 1.38 बिलियन जो है, सब लोग हम लोग ससेप्टेबल है, ये सबको हो सकता है, क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है कि इसमें कोई ऐसा डेमोग्राफिक नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि इन्हें नहीं होगा, बल्कि अब री इन्फेक्शन का भी डर है। तो समझिए कि ये फैल बड़ा आसानी से सबके ऊपर हो सकता है। लेकिन 6 महीनों का अगर आप डेटा देखती हैं तो ये जिस रेट से बढ़ रहा था ये धीमा होता जा रहा है, बल्कि लॉकडाउन के बाद 3 जून के बाद भी, अनलॉक जब हुआ है उसके बाद भी संक्रमण स्लो होता गया है। लेकिन देखिए स्लो तो हुआ है, लेकिन अब एब्सोल्यूट नंबर्स इतने बड़े हैं कि अगर लोग कॉशन नहीं बरतते या फिर अगर, और अनलॉक करना तो बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज देखिए हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्री हैं, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी पे हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, ना ही सरकार के पास डेफिनेटली हाउस होल्ड लेवल पे नहीं है कि हम लोग सेविंग से अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं काफी दिन तक। तो इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत जरूरी है, तो ये अनलॉकडाउन तो करना ही पड़ेगा। और लेकिन लोगों को कॉशन, ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो लैप्सेस हो रहे हैं
और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पे जो लोग थोड़े इजी जा रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि आप खुद को ही नहीं दूसरों को भी डेंजर में डाल। अब मैं जो अनलॉक की बात या जो इकोनॉमिक गतिविधियां शुरू करने की बात आपने कही, मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत जरूरी है। बतौर एक एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट, मैं आपसे ये और समझना चाहूंगी कि ये इकोनॉमिक गतिविधियां जिस तरह से खोली गई, जिस स्टेजेस में, क्या वो सही रही, कैसे करना चाहिए था, क्या पूरा बंद होना भी चाहिए था पहले या नहीं, जिस तरह सस्पेंडेड रहा कुछ दिनों तक, मतलब तमाम इकोनॉमिक गतिविधियां। पर डॉक्टर राजेश पारिक पहले जो शमिका कह रही थी उस पर आपका क्या नजरिया है कि जो हमारी संक्रमण की दर है, क्या उसमें कमी आई है? हालांकि एब्सोल्यूट नंबर बढ़े हैं, हम जानते हैं कि रिकवरी रेट ज्यादातर जगहों पर अच्छे हुए हैं और जो मौतें हो रही हैं इससे उसमें भी कमी आई है, लेकिन फिर भी संख्या इतनी ज्यादा है। तो क्या ये इसलिए इतनी ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग इससे मारे जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी है वो कम हुआ है, पर जो एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा उसको फिर कैसे समझें हम? क्या ये टेस्टिंग बढ़ी? हालांकि टेस्टिंग अभी भी काफी कम है हमारे देश में, पर डे टेस्टिंग। जी तो सिर्फ ये समझना कि हमारी टेस्टिंग बढ़ गई है, इसके वजह से हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ गए हैं, और ठीक नहीं है। हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी टेस्टिंग, जैसे शमिका जी ने आपको बताया, अभी भी काफी कम है। हम 30,000 पर मिलियन कर रहे हैं, और यूएसए में इससे 8 गुना ज्यादा हो रहा है, ब्राजील में 2.5 गुना ज्यादा हो रहा है। तो हमारा टेस्टिंग उतना नहीं है, और सिर्फ टेस्टिंग की वजह से ये एब्सोल्यूट नंबर्स जो आ रहे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। ये भी हो रहा है कि लोगों की सावधानी कम हो गई है एब्सोल्यूट नंबर को, क्योंकि अगर सरकार ये भी कहती है, अभी शमिका भी ये कह रही थी कि जो हमारे पॉजिटिविटी जो रेट, जो दर है संक्रमण का, उसमें कमी आई है। क्या ये उसमें कमी आई है संक्रमण के दर में? क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर तो बड़े हैं, ये जरूर है कि जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ है शायद। उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं डॉक्टर की तरह ये बोल सकता हूं कि समझो 100 में से 3 आदमी की मौत हो गई, और समझो 100 में से 1 आदमी की मौत हो गई, तो उसमें मुझे तो कुछ खुशी नहीं है कि जो घर में मौत होती है उधर तो कंप्लीट हो जाता है। तो रिकवरी रेट एक स्टेटिस्टिक है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारा टेस्टिंग रेट क्या है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ये बीमारी फैल रही है। आपने मुझे पूछा था ये कारण क्या है, तो टेस्टिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन बीमारी भी बढ़ रही है, और लोगों की बेफिक्री भी बढ़ रही है, सावधानी कम हो रही है। तो ये सब के वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। हमारी किताब जो है कोरोना वायरस पे, जिसकी आपने चर्चा की पहले, जो हमने मार्च में लिखी थी, उसमें हमने उस समय लिखा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस हो जाएंगे। और जब हम केसेस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कंफर्म्ड केसेस देख रहे हैं, बहुत सारे अनकंफर्म्ड केसेस हैं। तो केस कंफर्म्ड कब होता है? जब हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट पॉजिटिव आता है जी। लेकिन टेस्ट में 30-35 तक का फॉल्स नेगेटिव भी है, तो टेस्ट से ज्यादा लोग बीमार है जितना टेस्टिंग में आ रहा है, और टेस्टिंग हमारी कम है। तो शायद अभी भी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश के केसेस शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो अनकंफर्म्ड केसेस है। टेस्ट करने के बाद वो कंफर्म्ड हो जाएगा, वो तो एक स्टेटिस्टिकल इश्यू है। लेकिन जो बीमारी हो रही है वो तो फैल ही रही है। ठीक है, तो टेस्टिंग अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम है। 30,000 प्रतिदिन की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे कम जिन देशों में टेस्टिंग हो रही है उनमें हम आते हैं। लेकिन जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो अगर समझें तो जोरावर कालराफ सदस्य हैं मैनेजिंग कमेटी एनआरएआई के, यानी कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं और उन पर जो असर पड़ा है वो क्या असर पड़ा, ये समझाना, इसको आप बखूबी जानते हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जोमैटो का ये कहना था कि 40% रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद होने की कगार पे या बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों में जो ये डर है, अगर रेस्टोरेंट्स खुलते भी हैं तो लोग बाहर नहीं जा रहे खाना खाने के लिए। और तो ये आंकड़ा जो है इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? वाकई हमने दिल्ली में देखा सुना कि बहुत सारे इलाके में, बहुत सारे महंगे इलाकों में बहुत रेस्टोरेंट्स बंद हुए क्योंकि उनको सस्टेन नहीं किया जा सकता था जब आपके पास लोग नहीं आ रहे, फुटफॉल नहीं है। तो क्या स्थिति है? थैंक यू नगमा। जो अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया है मेरे ख्याल से इज अ पॉजिटिव मूव। फर्स्टली तो मैं ये बोलना चाहूंगा
देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक काफी जरूरी इंडस्ट्री है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमंस, मतलब हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब्स हैं वो रेस्टोरेंट सेक्टर में, अप्रोक्सीमेटली 7.8 मिलियन। कुछ एस्टिमेट्स ऐसे हैं, और मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ऑब्वियसली हम काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, एंड हमारे जो कान हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे लगे हुए हैं ताकि कोई भी जो चीज़ या कोई चीख उठ के आ रही है वो हमारे से मिस ना हो। देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अलॉन्ग विद टूरिज्म एंड ऑल्सो जैसे चिराग जी के जिम्स हैं या राजीव जी के इवेंट्स की कंपनीज हैं, ये सब बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई है। रेस्टोरेंट्स वैसे ही बड़े हाई फेलियर रेट के होते हैं। एक साल के अंदर 9 रेस्टोरेंट 10 में से पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। 10 से 15% की मैक्सिमम मार्जिन होती है और प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है। तो जो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। ऑल्सो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी का 3% कंट्रीब्यूट करती है। बहुत सारी जॉब्स 3%, और आपको तो पता ही है पिछले 6 महीने में रेस्टोरेंट्स बंद थे। अनलॉक 2.0 में रेस्टोरेंट्स खोले गए, और पॉजिटिव मूव था, वो भी एक पॉजिटिव मूव था, काफी सोच समझ के करा गया। बट जैसे डॉक्टर पारेख ने बोला है कि इकोनॉमी तो खोलनी ही पड़ेगी, लेकिन कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम सब नागरिक के तौर पे अगर सोचें तो बहुत जरूरी है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल रहें। बहुत जरूरी है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी मेंटेन करें, मास्क पहने, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, बाकी लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है। जो गाइडलाइंस हमारे को पिछले अनलॉक्स में दी गई थी, सारे रेस्टोरेंट बाखूबी उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स में। इनफैक्ट ज्यादातर रेस्टोरेंट उन गाइडलाइन से भी आगे बढ़कर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का तो फ्यूचर जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि कस्टमर बाहर आए और फील करे सेफ अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि अगर वो सेफ ही नहीं फील करेंगे तो वो बाहर नहीं आएंगे। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो इतने सारे लोग जिनके जॉब्स हैं, बाय द वे एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 22 लाख लोग के जॉब्स सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, और 1 लाख करोड़। जोरावर जी, गई कितनी है अब तक? आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है तो वो रेस्टोरेंट्स है, और बहुत सारे लोग पहले ही जब रेस्टोरेंट्स बंद थे तो खास करके जो कम सैलरीज पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो तो पहले ही अपनी उनके काम छूट चुके थे, उनकी नौकरियां गई थी। तो वो कितना एब्सोल्यूट परसेंट है जिन लोगों की नौकरियां गई हैं अभी तक? देखिए, अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि जो एक्सपेक्टेड क्लोजर ऑफ रेस्टोरेंट्स है, जोमेटो की रिपोर्ट ने 40% बोला, हमें लगता है थोड़े शायद कम होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोजर्स होंगे। देखिए, सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी ऑफ अ रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बोला, 10 से 15% से ऊपर तो प्रॉफिट ही नहीं होता है अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट। हाँ, तो बहुत जरूरी। हाँ, एक और रिपोर्ट है जो मैं देख रही थी, गुरुग्राम के बेस्ड यूनिकॉर्न, वो स्टेट ऑफ रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री इन इंडिया, एक एजेंसी यूनिकॉर्न उसने पब्लिश किया था। उनके मुताबिक 17% रेस्टोरेंट जो है वो फंक्शनल हैं, और 83% जो बचे हुए हैं उसमें से 10% बंद हैं, और जो बाकी 30% हैं वो भी बिजनेस उनका भी बंद हो सकता है, बाहर जा सकते हैं कारोबार से। तो दिल्ली एनसीआर का अगर बोला जाए तो ओनली 18% रेस्टोरेंट्स खुले। उसके 2-3 रीजन थे। कर्फ्यू था। देखिए, इंडियंस रात को डिनर लेट करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट 9 बजे बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी सरकार ने उसका करा और इमीडिएटली उसको फिक्स करा। सेकंड बिग इशू है इस वक्त जो है कि काफी सारे रेस्टोरेंट्स जो दिल्ली में खुले हुए हैं, दिल्ली एनसीआर के अगर सिर्फ 18% ही सिर्फ, तो उनमें बार्स अब बिकॉज ऑफ अनलॉक एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट ने कि बार्स को प्रोहिबिशन इससे, यानी कि अब रेस्टोरेंट खुलेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर आएंगे। ओके, तो मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी आवाज भी अभी कट रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही और उसके बारे में हम और जानना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद, कि एक तो जो रेस्टोरेंट्स खुले भी हैं उनमें बार्स अलाउड नहीं है, तो जो लोग बाहर जाते हैं उनको ये चीज और रोकती है कि जब कई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो क्यों जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद हो जाते हैं तो फिर वो उस तरह से कारोबार नहीं कर सकते। अगर रेस्टोरेंट्स 8 बजे या 9 बजे बंद हो जाएंगे तो मुश्किल है। और बाकी लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से भी हैं, जिम एसोसिएशन के भी हैं। एक ब्रेक लेती हूँ और लौटूंगी इस चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनलॉक 4 की। आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ संक्रमण में भी तेजी आई है और कोरोना के मामले अब नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में
सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू भी किया जाए, लेकिन साथ साथ एहतियात भी बरता जाए। और इस वक्त मेरे साथ दो और लोग जो अब तक इस में चर्चा में हिस्सा नहीं ले सके हैं। राजीव जैन है, डायरेक्टर राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और चिराग सेठी जो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली जिम एसोसिएशन के। राजीव जैन, जो इवेंट्स हैं, जो शादियां हैं, वो सबसे पहले जो गैदरिंग्स जहां जमा होती थी भीड़, उनको बंद किया गया सबसे पहले। और ये भी हमें पता है कि अभी इनको खोला भी नहीं जाएगा क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। संक्रमण इतना ज्यादा अभी भी है। कितना लॉस, कितना नुकसान ऐसे में इवेंट कंपनियों का, जो शादियां ऑर्गेनाइज करती हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट्स तो ज्यादातर अब वर्चुअल होते चले गए हैं, पर शादियां भी तो ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन लॉसेस कितने ज्यादा हुए हैं? नगमा, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री का, जो इवेंट इंडस्ट्री है, जिसके अंदर सारी वेडिंग्स आती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं, रिलीजियस इवेंट्स आते हैं और कंसर्ट्स आते हैं, 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 4 मार्च को बंद होने वाली हम सबसे पहली इंडस्ट्री थे और हमारे खुलने का कोई अता पता भी है नहीं। नुकसान की अगर आप बात करते हैं तो लेट मी टेल यू, हमारी वजह से आज सारी होटल्स को नुकसान हो रहा है। जोरावर ने बताया सारे रेस्टोरेंट्स को नुकसान हो रहा है। हर आर्टिस्ट, हर कॉम्पेयर, हर छोटा डांसर, हर आदमी जो इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है उसको नुकसान हो रहा है और रोजी रोटी की प्रॉब्लम आ रही है। जितनी भी इंडस्ट्री में हमारी कंपनियां थी, 50% से ऊपर कंपनियां बंद हो चुकी हैं या होने के कागार पे खड़ी हैं। अभी परसों जो लॉकडाउन 4 की जो नोटिस आया था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने 100 लोगों के इवेंट अलाउ किए हैं और 100 लोगों की वेडिंग्स अलाउ की है। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार का और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का कि उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह नुकसान हमारी भरपाई नहीं कर सकता है। इवेंट इंडस्ट्री आज एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है। हमारी एक एसोसिएशन है जिन्होंने एसओपीज बना के हर इवेंट मैनेजर के हाथ में दिए, ईमाने। हम उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से केवल एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि 4 स्क्वायर मीटर का फॉर्मूला, 4 स्क्वायर मीटर की जगह पे एक आदमी होगा, सारी गाइडलाइंस फॉलो होगी, 306 पेज की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो की जाएगी। आप हमारे को इवेंट खोलने की इजाजत दीजिए। नगमा, वी आर ऑल अबाउट हैप्पीनेस। आज इस देश में खुशी तभी आ सकती है जब आप एक इवेंट एजेंसी को खोलेंगे, आप एक कंसर्ट होने देंगे विद सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल सारी चीजें जो एमएचए बोल रहा है वो रखना होगा, वरना ये इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ी है। तो दो बातें हैं इसके। इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, शामिका रवि, हम जान रहे हैं कि बहुत सारी चीजें खुल रही हैं, पर हिंदुस्तान में शादियां जिस बड़े पैमाने पर होती हैं, इवेंट्स तो काफी ज्यादा लैविश इवेंट्स होते हैं आज। वैसे इस इंडस्ट्री को भी बहुत, इसका आपका क्या असेसमेंट है, जो नुकसान हुआ है और इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था को झटका लगा है? जैसे हमने कहा नगमा, गूगल ये जो मोबिलिटी डेटा दिखा रहा है कि करीब 50% डिक्लाइन है, वेरी मैसिव। तो इसका जो भरपाई, ये जो कह रहे हैं ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये धीमे धीमे एम्प्लॉयड हैं, कंपनियां बंद हो रही है। राजीव, मैं आपको 1 मिनट, मैं शामिका से सवाल पूछ रही थी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शामिका, ये इवेंट मैनेजमेंट स्पेशली अगर आप देखिए तो वो रिक्रिएशन और रिटेल में ही आएगा। और रिक्रिएशन में हम देख ही रहे हैं कि ये डिक्लाइन बहुत ज्यादा है इंडिया में, और इसमें अगेन वो फियर फैक्टर वाली। लेकिन एक और चीज है नगमा जो आई थिंक आईड लाइक टू टेल पीपल कि देखिए, जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है और जिस किस्म से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें कोरिलेशन नहीं है। हम इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन उन राज्यों में भी देख रहे हैं जहां पे संक्रमण कम है। तो इसीलिए हम बार बार ये जो भय, ये जो फियर का माहौल है पूरे में, जिसे हटाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए, केस फैटेलिटी हमारा घट ही रहा है दिन पर दिन, और जितने ये जो सेरो प्रेवलेंस सर्वेज है उससे तो ये पता चल रहा है कि इन्फेक्शन फैटेलिटी तो और भी कम है। जैसे जो डॉक्टर साहब है पैनल पे, जिन्होंने कहा कि देखिए, एक की भी जब मृत्यु होती है 100 में से, 1% इज ऑल्सो नॉट जस्ट स्टेटिस्टिक्स, बट बुरा लगता है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन देखिए, जो प्रैग्मेटिक ढंग से इकोनॉमिक डिसीजंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया इज नॉट एन एफ्लुएंट कंट्री, रीओपनिंग करना बड़ा जरूरी हो गया अभी। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी लोग हैं उसमें 35% कह रहे हैं कि देखिए हमें सैलरी नहीं मिली है, और एडिशनल 35% कह रहे हैं कि हमें रिड्यूस्ड सैलरी मिली है। तो करीब 70% को सैलरी में एक किस्म से प्रोटेक्शन नहीं है। अब इसका असर लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, न्यूट्रिशन, हर चीज पे पड़ेगा। जी। तो इससे ये भी हो सकता है कि पिछले 30 सालों में जो पॉवर्टी पे हम लोगों ने गेन्स किए हैं,
कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी से अभी निकाले, वो हम उस पर पीछे चले जाएं काफी। बिल्कुल, जो आगे बढ़े थे हम, क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां सिमट रही हैं, सिकुड़ रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो वर्चुअल भी हो गई हैं, तो जो दफ्तरों में जाने वाले लोग थे उनकी भी जरूरत कम होती चली जा रही है। जिम के अगर हम बात करें तो हमने देखा कि फिटनेस जो है वो तमाम ऑनलाइन होता गया। चिराग सेठी, चाहे लोग योग सीख रहे हैं तो वो ऑनलाइन सीख रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, लेकिन जो फिजिकल तौर पे जिम जाते थे और वहां पर एक्सरसाइजेस, और हमने देखा कि जिम तो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ये कारोबार बहुत बड़ा फिटनेस का रहा। आप लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किए, हमने प्लैकार्ड्स भी देखे हैं कि हमें आप राहत दें, और अगर फिट रहेगा इंडिया तभी सुरक्षित रहेगा। तो इस समय की क्या स्थिति है, कितना नुकसान है इसको, क्योंकि जिम्स तो महीनों से बंद पड़े हैं। नगमा जी, धन्यवाद मुझे इस पैनल पे लेने के लिए। और आज की जो स्थिति है वो बहुत खराब है कि सेंटर ने गाइडलाइन दी है जिम खोलने के लिए, बट अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने जिम नहीं खोले हैं, जैसे कि दिल्ली में भी एलजी साहब के पास ही फाइल है, महाराष्ट्र में अभी जिम नहीं खुले हैं। तो ये एक इकोनॉमिक हमारे ऊपर एक बर्डन तो डाल ही रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 6 महीने अब जा चुके हैं लगभग, बिकॉज हमारे जिम्स जो है वो 15 मार्च के आसपास बंद हो गए थे। तो लगभग 6 महीने हम लोग सफर कर चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर हमारी कोई सैलरी नहीं, कोई हम इनकम नहीं जनरेट कर पाए। तो आप मानेंगे नहीं, 30% ऐसे जिम्स हैं छोटे जो बंद होने की कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं। इतने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि ना हमारे पास खाने के लिए पैसे है, ना हमारे पास मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे हैं। जिम ओनर्स हैं जो जिम चला रहे हैं, उस तरह के लोग। ये जिम ओनर्स हैं, ये जिम ट्रेनर है जिनको और कुछ नहीं आता, जो और कोई काम नहीं कर सकते, जिन्होंने 15 साल 20 साल से सिर्फ इस इंडस्ट्री में लोगों को फिट बनाने का काम किया है। हम फिट इंडिया की बात कर रहे हैं, हम योगा डे की बात कर रहे हैं, बट आज हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे। और आज ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र के जिम्स में कोरोना है और शायद हरियाणा में, गुड़गांव में या नोएडा में कोरोना नहीं है। लेकिन जो हरियाणा, जो गुड़गांव वगैरह में जो जिम खुले हैं, बाकी शहरों से जो रिपोर्ट्स आती होंगी, उसमें कुछ आप लोगों को क्या खबरें मिल रही हैं? यानी कि किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं? आने से संक्रमण भी क्या बढ़ता है? क्योंकि कितने क्लोज स्पेस में एयर कंडीशन जिम्स होते हैं, लोग आते हैं उसमें, तो वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो अगर आप देखेंगे तो हमने एक एसओपीज बना के सरकार को दिए थे, जहां पे हमने बोला था कि 46 स्क्वायर फीट पर पर्सन का जो एरिया है उसको हम मैनेज करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक कि इसकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। अगर आप एक न्यूजीलैंड की रिपोर्ट है, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि जिम्स के थ्रू कोई भी कंटामिनेशन इस वायरस का नहीं देखा गया। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक जो गरीब आदमी जिसकी रोजी रोटी इससे चलती है, हमने आज उसको बेरोजगार कर दिया। वैसे ही नौकरियां कम है, और जहां पर नौकरियां बन सकती है वहां पर भी नौकरी मिलने का अब कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो ऑनलाइन नहीं आना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि फिजिकल क्लासेस हो, मैं इंस्ट्रक्टर से जाके मिलूं। अगर मुझे ऑनलाइन ही करना है तो मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख सकता हूं, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर कोई वीडियो देख के कुछ भी कर सकता हूं। और अगर आप इससे भी ज्यादा एक चीज जो देख रही है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग अब अनफिट हो रहे हैं। डायबिटीज का रेशो बढ़ रहा है, कैंसर का रेशो बढ़ रहा है, इसकी वजह से कि लोग अनफिट हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना से उनको प्रभावित हो या ना हो, बट बाकी बीमारियों का असर उन पर जरूर देखने को मिल रहा है। आज आप किसी भी अस्पताल जाइए तो वहां पर आप देखेंगे कि सारे अस्पताल फुल हैं आज। तो हम जो फिटनेस की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे उसमें आज। ठीक है, एक ब्रेक ले रही हूँ, लौटेंगे हम कि कितने जरूरी हैं जिम्स खुलने और क्या लोग उससे ज्यादा अनफिट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, हम अनलॉक 4 पे, अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ संक्रमण भी बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, और ऐसे में चुनौतियां हैं आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की, साथ साथ लोगों की सेहत का ध्यान भी रखना। डॉक्टर राजेश पारेख, हमने अभी सुना चिराग सेठी को, जो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली जिम एसोसिएशन के, और बता रहे हैं कि जब महीनों से 6 महीने से जिम्स सबसे पहले बंद हो गए थे, जिम्स अब खुलने के आदेश भी हैं। तो दिल्ली महाराष्ट्र में तो मामला ऐसे भी अटका हुआ है, लेकिन वो तमाम लोग जिसमें एम्प्लॉयड थे, ट्रेनर्स और वो तमाम लोग, उनकी नौकरियां गई हैं। लेकिन अगर जिम खुलते हैं तो किस तरह का खतरा आप देखते हो? कह रहे लोग अनफिट हो रहे हैं, जिम बंद हैं तो वो बीमारियां भी बढ़ी हैं। तो इस पर क्या लोगों ने इस दौरान फिटनेस के लिए बहुत कुछ करना भी शुरू किया, पर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से लोग
तो वो अपने सेहत से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और अगर जिम खुलेंगे तो क्या सावधानियां वहां पे रहनी चाहिए? देखिए, जिम में एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। जैसे अभी आपको बताया कि अगर कम लोग होंगे, जगह ज्यादा होगी तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार यहाँ क्लोज सर्किट एयर रीसर्कुलेट होती है, और अभी अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये एरोसॉल वाया भी वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो उसको भी ठीक तरह से हमको देखना पड़ेगा कि वायरस वैसे नहीं फैले, और उसकी सावधानी लेनी चाहिए। लेकिन नगमा जी, जो हम सब लोग बोल रहे हैं, हमको ये भी समझना चाहिए। हमने हमारी किताब कोरोना वायरस की किताब में लास्ट चैप्टर में लिखा था कि ये एक कल्चरल एक्सटिंक्शन इवेंट है, यानी हमारी संस्कृति अभी परमानेंटली कोई दिशा में बदल जाएगी। वैसे भी बदल रही थी। देखिए, पहले लोग घर में ही खाना खाते थे, फिर रेस्टोरेंट जाने लगे, और फिर अभी ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो रहा था और बिजनेस थोड़ा कम हो रहा था। पहले लोग दुकान में जाते थे, मॉल में जाते थे, ऑनलाइन ऑर्डरिंग बढ़ गया था। लेकिन अभी अचानक ये सडन इवेंट आ गया है कि ये अभी शिफ्ट हो गई है। तो ये शिफ्ट पहले भी हो रही थी, लेकिन अभी अचानक आ गई है, तो इसके वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन कभी भी एक ड्रामेटिक शिफ्ट आती है, जैसे जब कंप्यूटर्स आए तो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, और पहले लगा था, हमारे देश में भी बहुत स्ट्राइक्स हुए थे कि ये ऑटोमेटिजाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो अभी जो हो रहा है वो अभी हो गया है, थोड़ा तो रिकवर होना चाहिए, लेकिन हमारी किताब में हमने लिखा है कि ये परमानेंटली कभी भी रिकवर नहीं होगा। जैसे लोगों की आदत पड़ जाएगी घर पे ऑर्डर करने का, तो वो सब लोग करते रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि बदलाव है, जो बदलाव अचानक हमारे पर थोपा गया है, और वो उसको हमको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से बदलाव अचानक आ गया, एक झटके में आ गया है, और इससे लोग धीरे धीरे एडजस्ट होंगे, क्योंकि कुछ बदलाव जो है वो परमानेंट हैं, वो रहेंगे। जोरावर कालरा जो सदस्य हैं मैनेजिंग कमेटी एनआरएआई के, रेस्टोरेंट्स के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, राजीव जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जोरावर आपसे जानना चाहूंगी, आपने दो बातें कही थी कि एक तो बार्स नहीं खुले, इसकी वजह से भी फुटफॉल यानी जो लोग रेस्टोरेंट्स आते हैं उसमें कमी देखी गई है। जिस तरह की आदतें हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो 9 बजे अगर रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं उसकी वजह से भी मुश्किलें हैं। तो आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट्स जो खुले हैं उसमें क्या नियमों में बदलाव किया जाए, और आप लोग अपनी तरफ से कैसी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि गतिविधि चलती भी रहे, इकोनॉमिक, लोगों के रोजगार ना कम हो जाए, बंद ना हो जाए, पहले ही बहुत बंद हुए हैं, कमी आ रही है, और सेफ्टी भी रहे। नगमा, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने जब पिछली बार बोला था, मैंने बोला था कि अनलॉक 2.0 में 9 बजे बंद होते थे और बार्स प्रोहिबिटेड लिस्ट में थी। अनलॉक 4.0 एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए। पूरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इसे पूरे तरह दिल से वेलकम कर रहा है, एंड इट इज अ लाइफ सेवर फॉर आवर इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री का तो बिल्कुल ही हालत काफी खराब हो चुका था, जैसे राजीव जी का हुआ है और चिराग जी का हुआ है। मगर अनलॉक 4.0 में फुल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। तो आप खुश हैं पूरी तरह से जो अभी हुआ है? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि बार्स को प्रोहिबिशन लिस्ट से हटा तो इसके बावजूद आपको लग रहा है कि जो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं उतनी बिजनेस लॉस अभी भी होगी, या इसके बाद इस अनलॉक 4 में जो अनाउंसमेंट्स हैं रिकवर कुछ करेंगे रेस्टोरेंट्स? बिल्कुल रिकवरी देखी जाएगी। हमारे रेस्टोरेंट्स आउट ऑफ इंडिया में भी हैं, वहां पे भी रिकवरी देखी गई है। किस हद तक होगी मुझे नहीं पता। मैं की ज्यादा चीजों से बिल्कुल एग्री करता हूं, इस बात से एग्री करूंगा जी। और राजीव जैन, आपको क्या लगता है रिकवरी आपके क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स, शादियां, इसमें क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, शादियां तो होगी, हम गवर्नमेंट के पास हर स्टेट में जा रहे हैं, हमारी एसोसिएशन और एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि हम लोग सारे के सारे एसओपीज के साथ के अंदर अपनी इवेंट्स खोलने के लिए तैयार हैं। हम 4 स्क्वायर फीट पर पर्सन के ऊपर हम इवेंट करेंगे, और जितनी एसओपीज होती है जिसके अंदर हमारे को रूम बनाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, वी आर रेडी टू डू दैट। सारी गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, और हम एक हैप्पीनेस वाले लोग हैं। बड़े इवेंट्स इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन छोटे इवेंट्स और फिर गैदरिंग्स और बड़ी गैदरिंग्स होंगी, वहां पर इस तरह के एसओपीज लागू हो पाएंगे? ये सवाल है। आप मेरे को बताइए, अगर आपके पास जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है या आपके पास में एडॉट जैसी एक जगह है, उस जगह के अंदर अगर 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह है, वहां पे अगर हम आपको बोलते हैं 4 स्क्वायर फीट के अंदर हम आपके पास में 1500 आदमी करेंगे, वी नो हाउ टू मैनेज इट। हम इतना बड़ा इवेंट चलाते हैं, इतना बड़ा लाइट एंड साउंड लगाते हैं, हमको आता है, और बिलीव ऑन मी, वी आर द ओनली इंडस्ट्री who will give happiness to this country.
शमिका रवि, आखिरी कुछ हमारे पास वक्त बचा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि प्रायोरिटीज इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, आर्थिक गतिविधियां चले भी लेकिन सेफ्टी जो है वो भी बनी रहे, सेहत भी जरूरी है, तो प्राथमिकताएं रिवाइवल के लिए किन सेक्टर्स पे होनी चाहिए? वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जहां से नौकरियां आती हैं, जो कि जहां से एक जो एक्सपेंशन ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बड़े कॉर्नरस्टोन सेक्टर्स होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस सिचुएशन में है नगमा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर को देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम टेस्टिंग और ये जो ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, आज इसीलिए डर है क्योंकि देश में करीब 8 लाख के करीब हमारे एक्टिव कोरोना केसेस हैं। देखिए, ओवरऑल भले हम 40 लाख पहुंच गए हो, लेकिन रिकवरी बहुत स्ट्रांग है। हमारा कंस्ट्रेंट होता है कि जब 8 लाख एक्टिव है, उसमें से 10% को भी अगर हॉस्पिटल जाने पड़े तो क्या हमारे पास वो फैसिलिटी है, और इसीलिए लोगों में भय होता है। तो अभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर को देना पड़ेगा, और उसमें भी अभी टेस्टिंग देखिए, महाराष्ट्र में 6 महीने हो गए लेकिन उनकी पॉजिटिविटी रेट 15 से घटी नहीं है जी। तेलंगाना में देखिए 27 वेरी वेरी हाई पॉजिटिविटी रेट। अब ऐसे माहौल में अगर ये सेक्टर्स में ये लोग हायर कॉस्ट पे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार है, वो डिमांड किस हद तक आ पाएगा, लोगों में ये फियर तो है। बिल्कुल, ये जिम सेक्टर हो या रेस्टोरेंट्स हो, इसमें यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो चीजें खुल भी जाती हैं तो किस हद तक लोग बाहर आएंगे, डिमांड कितनी वापस आ पाएगी, और जब डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई बढ़ती है फिर तो बहुत इसमें अभी उलझने हैं और समस्या से हम जूझ रहे हैं। बहुत धन्यवाद अब आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि चुनौतियां इस समय क्या हैं और हमारी जरूरतें भी क्या हैं। धन्यवाद आपका। तो देश भर में लगातार 7 सितंबर से जो अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोले जाएंगे। एक से दूसरे राज्य जाने या एक ही राज्य के अंदर में आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं होगी। अनलॉक 4 में ये एक बड़ी बात होगी और इसमें जो पुरानी यथास्थिति सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को लेकर है वो बनी रहेगी, यानी कि स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे और 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं दी जाएगी। तो हम लोग में आज इतना ही। हमने चर्चा की अनलॉक 4 पे। एक ब्रेक लेते हैं और हाजिर होंगे 9 बजे की खबरों के साथ।